क्या आपने ऐसी जगह पर कदम रखा है जहाँ एक अनजानी सिहरन महसूस हो, जहाँ हर कोने में कोई अनसुना राज छुपा हो और हर कदम के साथ ऐसा लगे जैसे कोई आपका पीछा कर रहा हो? ये कहानी ऐसी ही एक जगह की है, एक पुरानी हवेली जो सदियों से अपने सीने में अनगिनत डरावने रहस्य दफन किए हुए है। ये कहानी आयशा की है, जो अपनी मजबूरी के चलते एक अमीर नवाब के घर बच्चों की देखभाल के लिए आती है। लेकिन उसे क्या पता था कि वो हवेली सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि एक जीता जागता खौफनाक सच है कि आयशा उस अंधेरे से जिंदा बाहर निकल पाएगी या फिर वो भी उन अनगिनत कहानियों का हिस्सा बन जाएगी जो इस हवेली की दीवारों में कैद है। तैयार हो जाइए एक ऐसी ही डरावनी दास्तान के लिए जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। तो सांस थामिए और इस खौफ के सफ़र में शामिल हो जाइए। अंधेरी रात थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे और चांद कहीं छिपा हुआ था, मानो वह भी उस हवेली के सामने आने से डर रहा हो। आयशा, एक 20 साल की लड़की, अपने कंधे पर पुराना बैग लटकाए उस बड़ी सी हवेली के दरवाजे के सामने खड़ी थी। हवेली का नाम था नवाबों की शान, एक ऐसा नाम जो कभी फख्र की निशानी हुआ करता था, लेकिन अब गांव वालों के लिए सिर्फ डर और पुरअसरार कैफियत का सबब था। उसके दरवाजे भारी लकड़ी के थे, जिन पर जंग लगी कीलें और नक्काशी थी, जो वक्त के साथ धुंधली पड़ चुकी थी। हवा में एक ठंडी सिहरन थी और पेड़ों की टहनियाँ हवा में ऐसे हिल रही थीं जैसे वो आयशा को किसी अनजाने खतरे से आगाह कर रही हो। आयशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे ये नौकरी अपनी अम्मी की बीमारी के इलाज के लिए चाहिए थी। गांव में सब कहते थे कि इस हवेली में कुछ ठीक नहीं है। कोई कहता था कि यहाँ जिन्नों का बसेरा है, तो कोई कहता था कि ये हवेली किसी पुराने नवाब के श्राप में बंधी हुई है। लेकिन आयशा ने सोचा, ये सब बकवास है, मुझे बच्चों की देखभाल करनी है बस। उसने दरवाजे पर लगी भारी कुंडी खटखटाई। दरवाजा धीरे धीरे खुला और सामने एक लंबा दुबला पतला शख्स खड़ा था। हवेली का मालिक नवाब अहमद हसन। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी और चेहरे पर सादगी के साथ मुस्कान भी थी जो बनावटी लग रही थी। आओ आयशा, उसने कहा, बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आयशा ने सलाम किया और अंदर कदम रखा। जैसे ही वह अंदर आई, उसे वहाँ के माहौल में अजीब सी दहशत महसूस हुई। हवेली का आलम देखकर आयशा हैरत में पड़ गई। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, नवाबों और उनकी बेगमों की, जिनके चेहरे संजीदा थे। कुछ तस्वीरों में आंखें ऐसी थीं कि लगता था वे उसे घूर रही हों। हवेली के बीच में एक बड़ा झाड़ फानूस लटक रहा था, जिसकी हल्की रोशनी के साए दीवारों पर नाच रहे थे। फर्श पर मखमली कालीन बिछा था, लेकिन उस पर भी धूल की परत जमी थी, जैसे सालों से कोई उसे साफ करने नहीं आया। दाहिनी तरफ एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी। हवा में पुरानी किताबों और लकड़ी की महक थी। नवाब अहमद ने कहा, यहाँ 2 बच्चे हैं, हसन और फातिमा। हसन 8 साल का है और फातिमा 5 साल की। वो थोड़े संजीदा मिजाज के हैं। उनकी माँ के गुजर जाने के बाद वो दोनों ज्यादातर खामोश ही रहते हैं। तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, तुम्हें बस उनका ख्याल रखना है। उन्होंने ऊपर वाले कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, रात को जब बच्चे सो जाएं, तो तुम वहाँ उस कमरे में चली जाना। वहाँ टीवी है, वहाँ तुम आराम कर सकती हो। लेकिन याद रहे, घर के बाकी कमरों में मत जाना, ये हमारा हुक्म है। उनकी आवाज़ में एक सख्ती थी जो आयशा को अजीब लगी। जी नवाब साहब, आयशा ने अपनी रजामंदी में सिर हिलाया। हालांकि उसके मन में सवाल उठ रहे थे, बाकी कमरों में जाने पर पाबंदी क्यों है? लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। उसे पैसे चाहिए थे और इसके लिए उसे हर शर्त माननी थी। हवेली के एक बड़े कमरे में आयशा की मुलाकात हसन और फातिमा से हुई। कमरा बड़ा था, दीवारों पर सुनहरी नक्काशी थी और एक पुराना झूला कोने में पड़ा था। हसन एक किताब पढ़ रहा था
और फातिमा अपनी गुड़िया के साथ खेल रही थी। दोनों के चेहरे कोरे कागज की तरह थे। उन पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे और आंखों में एक खालीपन था। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं तुम्हारी अप्पी हूँ। हसन ने किताब से नजर उठाई। वालेकुम अस्सलाम, उसने धीरे से कहा। फातिमा ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी गुड़िया को सीने से चिपकाए उसे देखती रही। आयशा को लगा कि बच्चे शायद शर्मीले हैं। उसने उनके पास बैठकर बात करनी शुरू की। तुम लोग क्या करना पसंद करते हो? हसन ने अचानक कहा। हमें रात में डर लगता है, वो आता है। उसकी आवाज में बेचैनी थी। आयशा ने सोचा कि बच्चे शायद कोई खेल खेल रहे हैं या फिर वो दोनों उसे डराना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। आयशा ने हंसते हुए पूछा, कौन आता है? वो जो हमारे कमरे में आता है। फातिमा ने पहली बार मुंह खोला। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि आयशा को सुनने के लिए झुकना पड़ा। वो हमें देखता है, कभी कभी हंसता है, वो हमें अपने साथ ले जाना चाहता है। आयशा का दिल धक से रह गया। शायद तुम्हें बुरे ख्वाब आते हों, मैं आज रात तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। उसने खुद को और बच्चों को तसल्ली देने की कोशिश की। बच्चों ने एक दूसरे को देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में डर था जो आयशा को परेशान कर गया। उसने सोचा कि शायद इतनी छोटी उम्र में अपनी माँ से जुदा हो जाने की वजह से ऐसे हैं। आयशा ने जल्दी ही अपना काम बखूबी समझ लिया। वो बच्चों की हर ज़रूरत का ख्याल रखती। वो रोज़ अपना काम ख़त्म करके बच्चों को सुलाने के बाद अपने कमरे में जाकर सो जाती। कमरा ठंडा और नम था। दीवारों पर सीलन थी, जैसे कुछ सालों से वहाँ हवा और धूप नहीं पहुँची हो। कोने में पुराने सामान के ढेर थे, टूटे हुए फर्नीचर और पुरानी किताबें रखी थीं। कमरे के कोने में एक पुराना संदूक रखा था। वह लकड़ी का था, लेकिन उस पर लोहे की पट्टियां जड़ी हुई थीं, जो जंग खा चुकी थीं। संदूक के ऊपर अरबी में कुछ लिखा था। आयशा को अरबी नहीं आती थी, लेकिन उसे लगा कि ये कोई पुरानी चीज़ है। संदूक पर धूल की मोटी परत जमी थी और उस पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोच डाला हो। उस संदूक को देखकर आयशा को खौफ आता था। ना जाने क्यों उसे रोज लगता था जैसे संदूक अपनी जगह से खिसक जाता है। फिर उसने सोचा कि ये शायद उसका वहम है। भला संदूक अपनी जगह खुद ब खुद कैसे बदल सकता है? एक दिन नवाब अहमद शहर गए थे और 2 दिन बाद लौटने वाले थे। आयशा को अकेले ही बच्चों का ख्याल रखना था। रात को उसने बच्चों को खाना खिलाया और कहानियाँ सुनाई। हसन और फातिमा धीरे धीरे उससे घुलने मिलने लगे। आयशा को भी बच्चों से मोहब्बत हो गई। फातिमा ने अपनी गुड़िया आयशा को दिखाई और कहा, इसका नाम रानी है, ये मेरी दोस्त है। आयशा ने मुस्कुराकर गुड़िया को देखा, लेकिन उसे लगा कि गुड़िया की आंखें कुछ अजीब थीं, कांच की, लेकिन उनमें एक चमक थी जो उसे परेशान कर रही थी। जब बच्चे सो गए, आयशा ने उनके कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अपने कमरे में आ गई। आयशा ने संदूक को देखा। उसे अजीब सी बेचैनी हुई। उसे लगा जैसे संदूक से कोई हल्की सी फुसफुसाहट आ रही हो। उसने अपने कानों पर हाथ रखा और सोचा, ये मेरा वहम है। उसने टीवी ऑन किया और एक पुरानी बॉलीवुड फिल्म देखने लगी, लेकिन उसका ध्यान बार बार संदूक की तरफ जा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई देख रहा हो। अचानक टीवी की स्क्रीन पर स्नो दिखने लगा और आवाज़ बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। आयशा ने रिमोट उठाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तभी उसे लगा जैसे संदूक अपनी जगह से थोड़ा सा हिला हो। उसने डरते हुए पीछे देखा। संदूक वहीं था, लेकिन उसकी सतह पर धूल हिल रही थी, जैसे कोई उस पर सांस ले रहा हो। आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वहां संदूक की मौजूदगी उसे डरा रही थी। उसने एक कंबल उठाया और संदूक को ढक दिया। शायद इससे डर कम लगे, उसने खुद को समझाया, लेकिन उसका हाथ कांप रहा था। उसने नवाब अहमद को फ़ोन लगाया। नवाब साहब, मुझे इस कमरे में डर लग रहा है, उसने घबराते हुए कहा। ये संदूक, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई आम चीज़ नहीं है। क्या मैं किसी और कमरे में जा सकती हूँ? दूसरी तरफ से नवाब की आवाज़ आई, तुम किस संदूक की बात कर रही हो? जहाँ तक मुझे याद है,
उस कमरे में कोई संदूक नहीं। बच्चों ने भी एक बार मुझसे किसी संदूक के बारे में जिक्र किया था, लेकिन मैंने उनकी बात को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने बताया था, रात में अपने कमरे में एक अजीब आदमी देखा है जो संदूक से निकलता है। मुझे लगा कि ये उनका ख्वाब है। आयशा, तुम्हें अभी वहाँ से निकलना चाहिए। बच्चों को लेकर बाहर निकलो अभी। ये सुनकर आयशा की सांसें थम गईं। उसका फोन हाथ से छूटते छूटते बचा। उसने पीछे मुड़कर देखा, संदूक गायब था। उसकी जगह सिर्फ कंबल फर्श पर पड़ा था और फिर कमरे के कोने में एक काला साया दिखा जो धीरे धीरे एक शैतानी शक्ल में बदल रहा था। आयशा की चीख गले में अटक गई। वह साया अब पूरी तरह एक शैतान की शक्ल ले चुका था। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरा ऐसा था जैसे वह हड्डियों पर चमड़ा चढ़ाकर बनाया गया हो। उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान थी। दांत पीले नुकीले थे। उसने एक काला लबादा पहना था जो हवा में लहरा रहा था। हालांकि कमरे में कोई हवा नहीं थी। तभी आयशा को बच्चों की बात याद आई। वो शायद इसी के बारे में बात कर रहे थे। उसने हिम्मत जुटाई और बच्चों के कमरे की तरफ भागी। वो बच्चों के कमरे में पहुंची। हसन और फातिमा अपने बिस्तर पर बैठे थे। वो दोनों घबराए हुए थे। हसन ने कहा, अब्बी, वो फिर आ गया। आयशा ने कहा, हमें यहाँ से जाना होगा अब्बी, वो हमें नहीं जाने देगा। फातिमा ने कहा। आयशा ने बच्चों को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। तभी एक हंसी गूंजी। उसकी हंसी बहुत खौफनाक थी। साया दरवाजे पर था। आयशा ने बच्चों को पीछे खींचते हुए कहा, मैं तुम्हें बच्चों को छूने नहीं दूंगी, और आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। साया गायब हो गया। रात को फातिमा अजीब हरकतें करने लगी। उसकी आंखें लाल थीं और वे हंस रही थी, एक गहरी डरावनी हंसी। अब्बी, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ किसी और की थी। आयशा ने फ़ोन करके मौलाना यूसुफ को बुलाया। मौलाना ने फातिमा को देखा और कहा, ये जिन्न की चपेट में है। उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी। फातिमा चीखने लगी। उसका बिस्तर हिलने लगा और कमरे में हवा तेज़ हो गई। दीवारों पर तस्वीरों की आंखें खून से लाल हो गईं। मौलाना ने जमजम का पानी छिड़का। फातिमा के मुंह से काला धुआं निकला और वे बेहोश हो गई। जिन निकल गया, मौलाना ने कहा। फिलहाल तो उसने फातिमा को छोड़ दिया, लेकिन वो अभी भी यहाँ है। सुबह तक आयशा बच्चों के साथ रही। नवाब साहब ने कहा था कि वो 2 दिन बाद लौटेंगे, लेकिन आयशा को अब इंतज़ार मंजूर नहीं था। उसने फैसला किया कि हवेली के रहस्य को समझना होगा। वो लाइब्रेरी गई। वहाँ धूल भरी किताबें थीं। सूफीवाद, कीमिया और जिन्नात पर लिखी एक किताब, जिन्नों का राज, ने उसका ध्यान खींचा। किताब में लिखा था कि जिन्नों को कैद कैसे किया जा सकता है। एक डायरी में संदूक का जिक्र था। कई सालों पहले 19वीं सदी में कैसे नवाब सुल्तान ने एक जिन्न को संदूक में बंद किया था। नवाब सुल्तान एक सूफी संत के साथी थे। उन्होंने एक खतरनाक जिन्न को कैद किया था। क्या ये वही जिन्न है? ये सोचकर आयशा का खून जम गया। उसने संदूक को ढूंढने का फैसला किया, लेकिन किताब के मुताबिक उसके लिए तहखाने में जाना पड़ेगा। किताब में कुछ लफ्ज़ अरबी में लिखे थे, जिनको समझने में मौलाना यूसुफ ने उसकी मदद की। उन्होंने कहा, तुम्हें किसी तरह वो ताबीज़ हासिल करना है जो संदूक में है। जब ताबीज़ को कब्रिस्तान में जाकर नवाब सुल्तान की कब्र के पास दफनाया जाएगा, तो वो जिन्न उस संदूक में दोबारा कैद हो जाएगा। मैं बहुत ज़ईफ़ हूँ, बस तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकता हूँ। तुम्हें कदम व कदम इस किताब के मुताबिक चलना होगा। अब आयशा को पता था कि जिन्न को कैद करने के लिए क्या करना है। ये कोई आसान काम नहीं था। ये उसकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक और खौफनाक तजुर्बा होने वाला था। आयशा ने हिम्मत जुटाई और हवेली के तहखाने की ओर बढ़ी। उसे वो संदूक ढूंढना था जो तहखाने में था। तहखाने की सीढ़ियाँ लकड़ी की थीं और हर कदम पर वो चरमरा रही थीं। उसकी टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर अजीब से साए बन रहे थे। जैसे ही वह तहखाने पहुंची, हवा में सरसराहट शुरू हो गई। कोने में जंग लगी लोहे की पट्टियों से जड़ा संदूक पड़ा था। उसने संदूक की ओर कदम बढ़ाया, तभी वही काला साया उसके सामने उठ खड़ा हुआ। उसकी लाल आंखें चमक रही थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान थी।
आयशा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने तेजी से संदूक खोला और उसमें से ताबीज निकाल लिया, लेकिन इससे पहले कि वह पीछे हट पाती, तभी एक पुरस्कार ताकत ने उसे दीवार से टकरा दिया। उसकी टॉर्च जमीन पर गिरी और अंधेरे में केवल जिन की आंखें चमक रही थीं। आयशा ने ताबीज को मजबूती से पकड़ा और सीढ़ियों की ओर भागी। जिन का साया उसका पीछा कर रहा था। सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वह गिरते गिरते बची। किसी तरह वह ऊपर पहुंच गई, लेकिन उसका जिस्म कांप रहा था। अब किताब के मुताबिक उसे रात के वक्त, जब जिन सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, ताबीज लेकर हवेली के पीछे बने पुराने कब्रिस्तान में दफन करना था। अंधेरे में आयशा कब्रिस्तान की ओर बढ़ी। रास्ता कांटों और पत्थरों से भरा था और हर कदम पर उसे लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। कब्रिस्तान में पहुंचते ही हवा में ठंडी लहर दौड़ गई और कब्रों से अजीब सी आवाज़ें आने लगीं। तभी उसका पैर फिसला और वह कब्र में जाकर गिरी। उसका हाथ जख्मी हो गया। जिन ने हवा का तूफान उठा दिया, मिट्टी उड़ने लगी और आयशा की आंखों में धूल भर गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। ताबीज़ को कब्र के पास दफना दिया। ऐसा करते ही जिन ने एक भयानक चीख मारी और एक तेज रोशनी के साथ वह संदूक की ओर खींचने लगा। फिर वापस संदूक में समा गया, लेकिन आयशा की ताकत खत्म हो चुकी थी। वह बेहोश होकर गिर पड़ी। सुबह जब उसकी आंखें खुली तो वह कब्रिस्तान में अकेली थी। उसने हवेली की तरफ देखा, जहां एक खामोशी छाई थी। जिन अब हमेशा के लिए कैद हो गया था। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।